गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम बात करेंगे वायु राशि पर, जिसको हम एयर मास के रूप में भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, एयर मास। आप लोग आगे बढ़ने से पहले एयर मास की परिभाषा समझते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा कि घनत्व के हिसाब से ऊंचाई पर, जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊंचाई के हिसाब से घनत्व के आधार पर जो गैसें हैं वायुमंडल में उनकी उपस्थिति मिलती है। अर्थात एक प्रकार की किसी एक ऊंचाई पर अगर हम लें तो उनका जो भौतिक गुण होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी, ये लगभग एक जैसी ही मिलेगी। तो आज हम उन्हीं कुछ ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो विभिन्न स्तर हैं, जो लेयर हैं एयर मासेस की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वायुमंडलीय हवाओं की विशाल राशि, अपनी स्क्रीन पर देखिए, वायुमंडलीय हवाओं की विशाल राशि जिसके भौतिक गुण विभिन्न ऊंचाई पर हॉरिजॉन्टली लगभग एक जैसे बने होते हैं। तो इस प्रकार का जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर होगा वो क्या कहलाएगा? एयर मास कहलाएगा, जिसको हम वायु राशि के रूप में जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जहाँ ये रेड स्पॉट, ग्रीन स्पॉट और ब्लू स्पॉट के रूप में देख रहे होंगे, जहाँ पर MP, MT, ME इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, ये सब वायु राशियाँ हैं और ये पृथ्वी के चारों तरफ अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जनरली वायु राशि जो है काफ़ी बड़े क्षेत्रों में, ऐसा मान सकते हैं सैकड़ों वर्ग किलोमीटर पर फैली होती हैं और इसमें अनेक जो परतें हैं वो पाई जाती हैं। और प्रत्येक परत की जो दिशा है वो प्रत्येक स्थान पर समान होती है। वायु राशि के समान गुणों को धारण करने के लिए जो अपेक्षित समय है, ऐसे धरातल पर जो है स्थिरतापूर्वक टिका रहना आवश्यक होता है, जिसकी भौतिक दशाएं जो है लगभग एक जैसी हों। तो इस प्रकार की जो दशाएं होंगी गैस की, जो एक ही दशाओं में हों और किसी एक पर्टिकुलर समय में हों, तो उन्हीं को हम वायु राशि कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, है ना। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वायु राशि की जो उत्पत्ति होती है उसके लिए कौन कौन सी दशाएं हैं। तो जैसा परिभाषा में हम लोग बात कर रहे थे, उसी से संबंधित इसकी बात है। दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। आजकल UPSC जो है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। हाँ, अब फैक्चुअल जो है कम होता जा रहा है। आप लोग लगातार देख रहे होंगे, वो जब क्वेश्चन डिजाइन करती हैं तो उसमें कई बार मैचिंग आती है, कई बार अलग अलग तरीके क्वेश्चन आते हैं। और उनमें से जो बहुत फेमस क्वेश्चन है उसका जो पैटर्न है वो ऐसा कुछ रहता है, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब उसमें 3-4 स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट देने के बाद नीचे फिर ये लिखता है कि सही कूट का मिलान कीजिए, है ना, सही कूट का मिलान कीजिए। या फिर ये कहेगा कि उपरोक्त में से कौन सही है, या फिर ये कहेगा कि उपरोक्त में से कौन असत्य है। तो बात एक ही है, आप तभी मिलान कर सकते हैं, तभी आप सही और गलत की बात कर सकते हैं जब आपको 4 स्टेटमेंट क्लियर हो। उनमें से कुछ स्टेटमेंट उसकी डेफिनेशन से संबंधित हो सकता है, उसके वर्तमान जो घटनाएं हैं उससे संबंधित हो सकता है, या उसके कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट से संबंधित हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरे जो स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या 30 से 40% जो है वो बनी रहती है UPSC के एग्जाम में। तो दोस्तों, ये तभी संभव हो सकता है जब हम हर टॉपिक को डिटेल से तैयार करें और सभी टॉपिकों को कवर करें। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी अगर हम तैयार कर रहे हैं तो फिर फिजिकल ज्योग्राफी में हर टॉपिक को कवर करें। कौन सा टॉपिक आएगा ये प्रेडिक्टेबल नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को, जो टोटालिटी है जिसको हम संपूर्णता कहते हैं, उसमें ले जाएं। अगर आप अपनी तैयारी को टोटालिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, संपूर्णता में बदल रहे हैं, तो आप अपने घर से जब जाएंगे पेपर देने के लिए, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आप खड़े होकर बोलेंगे अपने घर वालों से कि ये पेपर मैं निकाल दूंगा। और जो टोटालिटी में नहीं हैं, जिन्होंने कुछ टॉपिक याद किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं और उनसे जब पूछते हैं कि पेपर का क्या हाल है, तो कहेंगे ठीक ही जाएगा, तैयारी तो ठीक है। तो और भी इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट्स आप सुनने को मिलते होंगे। तो दोस्तों, इसलिए तैयारी कीजिए और हर टॉपिक पर अपना रुचि बनाकर रखिए। बाकी डेल्टा एकेडमी की जो क्लासेस हैं आप उन्हें ज़रूर देखिए, काफ़ी डिटेल में ये क्लासेस चलाई जा रही हैं और पूर्ण आशा है कि लगभग आपका सिलेबस जो है
इसमें कवर हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे वायु राशि की उत्पत्ति हेतु आवश्यक दशाएं। तो 1 बाय 1 करके आप टॉपिक पढ़ सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। इसके लिए एक विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए और क्षेत्र भी एक जैसे गुण वाला। अगर मान लो हम कहीं पर पानी ले रहे हैं, सरफेस पर पानी भरा हुआ है जैसे ओशियन, तो फिर एक जैसा होना चाहिए। अगर कहीं पर लैंड ले रहे हैं तो लैंड का जो फॉर्म है वो एक जैसा होना चाहिए। मैदान हो तो मैदान की जो मिट्टी है या उसके ऊपर का जो भी क्रॉप्स हैं वो सब लगभग एक जैसी होनी चाहिए। वेजिटेशन एक जैसा होना चाहिए। तो उस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। इसके लिए एक विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए जो स्वभावतः, जिसका नेचर जो है वो एक होमोजीनियस फॉर्म का होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। यथा या तो संपूर्ण भाग स्थलीय हो या फिर जलीय हो, जिससे कि क्षेत्र के तापमान, जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, उसके भौतिक गुणों की बात कर रहे थे, तो उसमें तापमान और उसकी जो आर्द्रता संबंधी जो प्रॉपर्टीज़ है वो समान हो। ज्ञात हो कि जो होमोजेनियस सतह में तापमान और टेम्परेचर जो होता है उसमें समरूपता नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे। आगे बात करते हैं। यदि वायु क्षैतिज दिशा में गतिशील हो तो गति अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। अपसरण मतलब फैलनी चाहिए। एक अभिसरण होता है कन्वर्ज, एक होता है डाइवर्जेंट, है ना। डाइवर्ज मतलब अपसरण, यहाँ पर फैल रहा है। ये लेंसों की प्रक्रियाएं होती हैं, आप साइंस के अगर स्टूडेंट होंगे तो जो हवाएं हैं वो बाहर की ओर फैलनी चाहिए, बाहर की ओर जानी चाहिए। ध्यातव्य है कि अपसरण प्रकार की गति होने पर वायुमंडल स्थिरता उत्पन्न होती है। तो इस कंडीशन पर जो है वायुमंडल स्थिर होते हैं। और वायुमंडल में जब हलचल होता है, जैसे चक्रवात का आना, तो वो कन्वर्जेंट की वजह से होता है। जब गैसें किसी एक बिंदु की ओर डायरेक्ट हों, उसकी ओर जा रही हों, तो इस कंडीशन पर आकर जो है हलचल उत्पन्न होती है, विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होते हैं या टर्बुलेंस पैदा होते हैं। अब तीसरे पॉइंट पर ध्यान देंगे। वायुमंडलीय दशा में लंबे समय तक स्थिरता होनी चाहिए। एक समय के कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात करते हैं। जब एयर मास की बात करेंगे तो समय के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि किसी ऊंचाई पर जाकर क्षैतिज दिशा में समय के संदर्भ में जब भौतिक गुण जो हैं वो समान बने रहें, तो इस प्रकार की जो एयर होगी वो एयर मास कहलाती है, जिसको हम वायु राशि के रूप में जानते हैं। तो लंबे समय तक बना रहना चाहिए। इससे वायु धरातलीय विशेषताओं को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है ना। जो प्रॉपर्टी धरातल की होगी उसके आधार पर जो है गैस अपने आप को ढाल लेगी, है ना। तो इस प्रकार की दशाएं जो हैं वो ज़रूरी हैं वायु राशि उत्पन्न करने के लिए। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वायु राशियों का जो उद्भव क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। तो बेसिकली यहाँ पर 4 वर्णन करे गए हैं। जिन क्षेत्र में वायु राशियों की उत्पत्ति होती है ऐसे क्षेत्र वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र कहलाते हैं, ओरिजिन एरिया कहलाएंगे। गौरतलब है कि उद्गम जो होगा उस क्षेत्र में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये 2 पॉइंट्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। यही फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग कि जो भौतिक गुण है वो समान होने चाहिए किसी राशि जो हवा है, तो फिर वो क्या होगा, उसी को हम एयर मास के रूप में जान रहे हैं। तो उद्गम क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता जैसी जो विशेषताएं हैं वो एक समान होनी चाहिए, तो वो क्षेत्र जो है उद्भव क्षेत्र कहला सकता है। इन क्षेत्रों में वायु जो है लगातार, सतत का मतलब लगातार रूप से जो है केंद्र में नीचे की ओर उतरने या बैठने की प्रवृत्ति रखती हो। वायु जो है ऊपर से नीचे की ओर आती है इस कंडीशन पर, है ना। इन क्षेत्रों में वायु दाब जो है सदैव ऊंचा रहता है। ठीक है, वायु दाब ऊंचा रहता है क्योंकि वायु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो नीचे जो है वायु कम होगा और ऊपर जो है हल्का होगा, तो उच्च वायु दाब क्षेत्र होता है। अब आगे बात करेंगे ये जो क्षेत्र हैं ये किस रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें कॉन्टिनेंटल पोलर सोर्स है, पोलर मैरीटाइम सोर्स है जिसको ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र या महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या महासागरीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और महासागरीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, और साथ ही साथ मानसूनी उत्पत्ति क्षेत्र हैं। ये इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्षेत्र हैं। वायु राशियों की अब विशेषताओं की बात करते हैं। तो वायु राशि का ये हमारे जो उद्भव है वायु राशियों का वो बहुत बड़े क्षेत्र में और होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसी वायु मिलनी चाहिए। इन क्षेत्रों का तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं समान होनी चाहिए। वायु राशियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से गतिशील रहती हैं, डाइवर्जेंट हो जाती हैं, बाहर की ओर निकलती है उस क्षेत्र से। वायु राशियाँ अपने मार्ग में मौसम को प्रभावित करती हैं,
है ना। जब एक जैसी हवाएं चलेंगी लगातार तो फिर वहाँ का मौसम बदल जाता है, जैसी गैसें होंगी उसके अकॉर्डिंग। उत्पत्ति के क्षेत्र से दूर जाने पर वायु राशि के जो मूल गुण होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता चला जाता है और अल्टीमेट वो बदल जाते हैं। जो हम तापमान और आर्द्रता की बात करते हैं उनसे संबंधित बात है। दो विपरीत स्वभाव की जो राशियां होती हैं उनके मिलने पर, विपरीत स्वभाव की राशि मतलब एक का टेम्परेचर कम है एक का ज़्यादा है, या फिर एक की ह्यूमिडिटी कम है एक का ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से मिलने पर वाताग्र का निर्माण होता है, जो फ्रंट होता है ना। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि फ्रंट जो होता है वो क्या होता है। तो फ्रंट जो है एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं, जो मतलब विपरीत स्वभाव वाली जब दो वायु राशियाँ बहुत तेज़ी से मिलती हैं तो वो अपनी पहचान को जो है बनाने की कोशिश करती हैं, और इस प्रक्रिया में एक मतलब एक ढाल सा, एक ग्रेडियंट सा आ जाता है। उसी ग्रेडियंट को जो है फ्रंट्स कहते हैं या वाताग्र के रूप में हम उसको जानते हैं। अब हम बात करेंगे दो आगे जो इनका क्लासिफिकेशन है वो किस रूप में किया जाए। तो वायु राशियों को उनकी उत्पत्ति के स्थान के आधार पर, है ना, कि वो स्थल पर उत्पन्न हो रही है या फिर सागर में उत्पन्न हो रही है, या फिर मार्ग के आधार पर उनका जो रास्ता है, या फिर तापमान और आर्द्रता के आधार पर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखते हैं उद्गम के आधार पर हम जो लेते हैं उसमें तापमान और आर्द्रता को आधार बनाते हैं। अब अलग अलग बात करेंगे तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो उष्णकटिबंधीय रूप में किया गया है ना। उष्णकटिबंधीय जो वायु राशि होती है जो ट्रॉपिकल में पाई जाती है, इसकी उत्पत्ति महासागरीय और जो महाद्वीपीय होते हैं क्षेत्र उन दोनों पर पाई जाती है, और ये उष्णकटिबंध जो ट्रॉपिकल जोन होता है वो क्षेत्र होते हैं। अगर हम ध्रुवीय की बात करते हैं तो ध्रुवीय वायु राशि, जिसको पोलर एयर मास के रूप में जानते हैं, इसकी उत्पत्ति महासागरीय और महाद्वीप दोनों क्षेत्रों में हो सकती है। आप लोगों को पता हो महासागरीय वायु राशि में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि महाद्वीपीय वायु राशि शुष्क प्रवृत्ति वाली होती है और इनमें जो है कम मात्रा की जो वृष्टि होती है ना, वो कम हो पाती है। अब हम बात करेंगे आगे उष्णकटिबंधीय की। इसकी जो विशेषताएं वो क्या है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न वायु राशि को उष्णकटिबंधीय वायु राशि कहा जाता है और इसे टी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। टी फॉर ट्रॉपिकल से लिया गया है। ये इनका जो स्वभाव होता है वो तापमान की दृष्टि में गर्म होती है ये, और विषुवत रेखा पर होती है, चूंकि ट्रॉपिकल जोन विषुवत रेखा पर पाया जाता है, इक्वेटर पर। तो विषुवत रेखीय जो वायु राशि है वो भी एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय प्रकार की वायु राशि है, और इस वायु राशि को ई से प्रदर्शित करते हैं, टी और ई। आगे बात करेंगे ध्रुवीय की। ध्रुवीय जो है वो उच्च अक्षांशों पर जिन पर वायु राशि का उद्गम होता है वो ध्रुवीय वायु राशि कहलाती है, और इनको पी फॉर पोलर से प्रदर्शित किया जाता है। और आर्कटिक वायु राशि में भी एक ध्रुवीय राशि है जिसे ए अक्षर से, ए फॉर आर्कटिक लिया गया है, से प्रदर्शित करते हैं, और तापमान की दृष्टि से ये ठंडी होनी चाहिए। आर्द्रता के आधार पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय। अभी हम बात कर रहे थे कि महासागरीय जो वायु राशि होती है उनकी आर्द्रता ज़्यादा होगी और महासागरीय की जो है कम होगी। अब एक एक करके देखते हैं। महाद्वीप जो हैं, जिन वायु राशियों का उद्भव जो है महाद्वीपों पर होगा उसे हम महाद्वीपीय वायु राशि कहेंगे, और ये सी से रिप्रेजेंट की जाती है क्योंकि सी फॉर कॉन्टिनेंटल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। महाद्वीप वायु राशियों में आर्द्रता अपेक्षाकृत कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। उष्णकटिबंधीय जो द्वीप होते हैं उन पर उत्पन्न होने वाली वायु राशि को उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय कहते हैं, और जिसे सीटी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, सीटी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्रुवीय महाद्वीपों पर उत्पन्न होने वाली जो वायु राशि होंगी वो ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि कहलाती है, इसलिए इसको सीपी के रूप में जाना जाता है। तो नामकरण भी सीधे सीधा सीखते रहेंगे, जैसे महाद्वीपीय ध्रुवीय सीपी। अब इसमें जो संकेत हैं, जैसे मान लो महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु चल रही है तो उसके लिए CPKS के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और C फॉर कॉन्टिनेंटल है, P फॉर पोलर है, और K के लिए जो है काल्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, KALT काल्ट, या फिर कोल्ड, COLD कोल्ड। तो यहाँ पर K लिया गया है, CPKS
CPKS का मतलब महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु। इसी तरीके से हम CPKU के रूप में बोल सकते हैं। U का मतलब जो है स्टेबल और अनस्टेबल से लिया गया है। S फॉर स्टेबल है और U फॉर अनस्टेबल है ना। तो CPKU मतलब ये अनस्टेबल है और CPKS जो होगा वो स्टेबल होगा। इस तरीके से हम इनका नामकरण करते हैं। मान लो अब हम बात करते हैं CPWU। तो CPWU का मतलब हुआ कॉन्टिनेंटल, पोलर, और W जो होगा वो वार्म के लिए यूज किया जाएगा, वार्म, और U फॉर अनस्टेबल। तो हिंदी में ऐसे बोलेंगे महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। तो नाम आपको समझ में आया होगा। अब वायु राशि के मार्ग के आधार पर इसको हम ऊष्मागतिक परिवर्तन के आधार पर कह सकते हैं, जो थर्मोडायनामिकल चेंज है, और मैकेनिकल चेंज है, यांत्रिक परिवर्तन के आधार पर। यांत्रिक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार का परिवर्तन जो है वायु राशि में स्थिरता और अस्थिरता लाता है। जब वायु राशि में स्थिरता आती है तो उसे S फॉर क्या है, स्टेबल है, और U फॉर अनस्टेबल है। तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। वस्तुतः किसी भी राशि के ढलान से नीचे उतरने अथवा प्रतिचक्रवात का हिस्सा बन जाने, जिसमें वायु नीचे से ऊपर जाती है, उसमें स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब अंदर की तरफ हवा आती है तो स्टेबल की बजाय अनस्टेबल होगा, और जब बाहर की तरफ जाती है तो स्टेबल फॉर्म में आएगा। ऊष्मागतिकी की अगर हम बात करते हैं तो जब कोई वायु राशि ठंडे क्षेत्र में उत्पन्न होकर गर्म क्षेत्र की ओर गतिशील होती है तो इसे ठंडी वायु राशि कहेंगे, और इस वायु राशि को हम K द्वारा प्रदर्शित करते हैं। K का मतलब यहाँ पर काल्ट, मैंने वर्ड यूज़ किया था, KALT काल्ट, या इसको इंग्लिश में कहते हैं COLD कोल्ड। इसी प्रकार CPK की बात की गई है। MTW आप अपने आप से बात कर सकते हैं। M मतलब मैरीन है, मैरीन, T फॉर ट्रॉपिकल है, और V फॉर वार्म है, यानी कि महासागरीय कटिबंधीय गर्म वायु राशि है। तो इस प्रकार से इसके नाम रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों जो वायु राशि हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसको तैयार कीजिए। इनका नाम पूछा जा सकता है। मान लो आपको कोड दे दिया कि MTKS किसको रिप्रेजेंट करती है, तो M फॉर मैरीन, T फॉर ट्रॉपिकल, K फॉर काल्ट यानी कि कोल्ड, और S फॉर स्टेबल। या MTWU, तो M फॉर मैरीन, T फॉर ट्रॉपिकल, W फॉर वार्म, और U फॉर अनस्टेबल। तो ये सागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म अस्थिर वायु राशि है। तो इस प्रकार से आप अपने टॉपिक को जो है रिवाइज करते रहें, और ये जो क्लास है हमारी ये बार बार देखते रहें, ताकि इसके क्लियर जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर रहें, और आप भी अपडेट रहें। पूरी आशा है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। नेक्स्ट किसी नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।